ओके सो कल तक हमने लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम पे कुछ प्रॉब्लम्स करी थी, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, कुछ पुली की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले जो हमने कल किया था उसकी बेसिस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाई। आपको एक डबल इंक्लाइन प्लेन गिवन है। यहां जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज 37 डिग्री। यहां जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज 30 डिग्री। ये पुली लगी हुई है। ये एक मास है 5 kg का। इसे आपने कनेक्ट किया और यहां आपने एक मास रख दिया। 10 kg का मास है। दिस इज मास ऑफ 10 kg। ये गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। दूसरा काम है आपको कैलकुलेट करना है टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इंक्लाइन प्लेन पर सबसे पहला काम करते हैं, आप रिजॉल्व करते हैं प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर। ये 10 kg का मास दिया है। अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट होगा दैट्स 10g sin 30। यहां टेंशन टी हो जाएगी। यहां एक्ट कर रहा होगा 5g sin 37। यहां टेंशन टी हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे अब भी फीलिंग आ रही है तुम में से ज्यादातर लोगों का टेंशन गलत है। शायद हर्षित का ही सही आ रहा है, बाकी सब गड़बड़ कर रहे हैं। भाई 10g sin 30 इससे तो ज्यादा होगा। 10g sin 30 अगर हम कैलकुलेट कर लें दैट मीन्स योर 10g sin 30 इज 10 into 10 into sin 30 which is half, so that's 50 Newton। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5 into 10 sin 37 is 3/5, so that is 30 Newton। ये 50 हो गया, ये 30 हो गया। सो अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था इट्स नेट अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास। नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है? 50 - 30। दिस इज नेट अनबैलेंस फोर्स। टोटल मास इज 5 + 10। सो इट्स 20/15 विच इज फोर्स 5 से अगर मैं कैंसिल कर दूं 4/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। दैट्स द एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन के लिए इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इट्स 50 - 10। It's 10 multiplied by A. So this is 50 minus T is 10 multiplied by A. A कितना हो गया? 4/3। So यहां से टेंशन आ गया it's 50 minus 40/3। So it's 150 minus, yes, 110/3। सबका सही था, ज्यादा लोगों का सही आ रहा। हर्षित का वाला। सो अभी तक आपने सीधी सीधी चीजें पढ़ी हैं। पुली, स्ट्रिंग और नॉर्मल रिएक्शन। दो न्यूमेरिकल्स और दे रहा हूं, नहीं एक करते हैं, एक और न्यूमेरिकल जिसमें यही तीनों चीजें यूज होंगी बट एक साथ यूज होंगी। एक सिंगल न्यूमेरिकल में आपको टेंशन भी मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा, सब मिलेगा। इसे सॉल्व करके दिखाइए कि ये एक सपोर्ट है, यहां से एक पुली लगी हुई है, करेक्ट ऑप्शन था बी। बी करेक्ट ऑप्शन था। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं दो चीजों का आपको एफबीडी बना के दिखाऊंगा, एक मैन का और एक लिफ्ट का। अगर आप मैन पर देखोगे, मैन की फोर्सेस मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। मैन पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी? एक टेंशन एक्ट करेगी ऊपर, स्ट्रिंग इसे ऊपर खींचेगी।
मैन का वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा जो कि mg होगा। भाई जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है वो प्लेटफॉर्म इसके ऊपर एक नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट है ना, तो यहाँ एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है जिससे ये तीन फोर्सेस है जो मैन पर एक्ट कर रही है और कोई फोर्स मैन पर एक्ट नहीं कर रही। तो अगर आप इस मैन का यहां पर एफबीडी बना दो तो एक टेंशन एक्ट कर रही है टी, एक वेट एक्ट कर रहा है नीचे विच इज mg, और एक नॉर्मली एक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है n, एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कहीं कुछ नहीं जा रहा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं मैन के लिए t प्लस एन माइनस mg इज जीरो, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। मैं ब्लू से बना रहा हूं इस लिफ्ट के ऊपर जो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। ये अगर मैं पूरी लिफ्ट मान लूं, लिफ्ट का मास स्मॉल है मैं अगर, तो इस लिफ्ट पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो ये टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है टी, एक देखो यहाँ ढंग से अगर आप देखोगे ये जो प्लैंक दिया है आपको है ना, इस प्लैंक का कुछ मास है m, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, और ये जो मैन खड़ा हुआ है ये इसके ऊपर टेंशन नॉर्मली एक्शन तो एक्सर्ट करेगा, पुश करेगा ना इसे, तो इसके ऊपर एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा विच इज। तो जब आप लिफ्ट का बनाएंगे एफबीडी, mg सॉरी, तो ये वेट एक्ट कर रहा है mg, टेंशन एक्ट कर रही है t, नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है n। तो जब आप सारी वैल्यूज रखोगे तो ये आएगा t माइनस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, दैट सेकेंड इक्वेशन। बस आपको सॉल्व करना है वन और टू को। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व करने के लिए पहले ऐड कर लेते हैं। तो जब आप वन और टू को ऐड करेंगे यू विल गेट टी प्लस एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, और आप इसे लिखोगे t माइनस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। So this n will cancel this n, so you will have 2t equal to g कॉमन आ गया, it's m plus m राइट में चला गया। So यहां से टेंशन आ गई which is m plus m g over 2, इसे मैं थर्ड कर देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन के लिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इट्स m प्लस m g बाई 2 माइनस n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप नॉर्मली एक्शन निकाल सकते हैं। नॉर्मली एक्शन आ जाएगा इट्स एम जी, अगर मैं इसे लू माइनस एम जी डिवाइडेड बाई, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इससे, तो ये एलसीएम 2mg हो जाएगा, mg माइनस 2mg इज mg, mg माइनस mg। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आया ये किस पर आया, ऑन बॉडी। आपको ऑन मैन अगर चाहिए तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ना, एन मैन जो होगा वो माइनस ऑफ एन लिफ्ट हो जाएगा, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अरे भाई हर्षित, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ही यही है ना, इसका तो मजा यही है, आप जिसे सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ उसी की फोर्सेस लेंगे। अगर आप मैन और लिफ्ट को एक ही सिस्टम मान लो तो दो एफबीडी क्यों आएंगे? आपने दो सिस्टम लिया ना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सिस्टम में, एक मैन है एक लिफ्ट है। फ्री बॉडी डायग्राम, हर बॉडी को अलग अलग करेंगे, जो बॉडी की फोर्सेस है उन फोर्सेस को लगाएंगे। पहली क्लास नॉर्मल रिएक्शन की जब मैंने एफबीडी बताया था तब ये चीज सिखाई थी कि अलग अलग कैसे लेके चल रहा है। चलो भाई ये लिख लिया आप लोगों ने, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा जरा। तो ये तो सब अभी तक तो वही था जो हमने कल पढ़ा था, बस उसी पर कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अब कुछ फोर्सेस और देखिए, जैसे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स समझने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। सूडो फोर्स के लिए आपको पता हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से भी आप बैठकर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, किसी कार को चलते हुए देख रहे हो, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हो जाएगा। आप एक कार में बैठकर दूसरी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो जाएगा। आप बाइक पे बैठ के किसी और को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाइक हो जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। आप कहते हो कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दिस कुड बी इनर्शियल and this frame of reference could be non-inertial.
फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो सकता है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होते हैं इसे अभी देखते हैं। पहले समझिए इनर्शियल फ्रेम्स। सो इनर्शियल उन फ्रेम्स को कहोगे जो फ्रेम अर्थ के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में हो या अर्थ के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो। तो इनर्शियल फ्रेम्स मींस फ्रेम्स एट रेस्ट, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये वो फ्रेम्स हैं जो अर्थ के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में होंगे या अर्थ के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में होंगे। इन्हें आप कहोगे दीज आर योर इनर्शियल फ्रेम्स। या तो बिल्कुल रेस्ट में अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव ना करो या यूनिफॉर्म मोशन में अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसे आप इनर्शियल कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन फ्रेम्स की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ऐसे फ्रेम्स को आप इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इनर्शियल फ्रेम्स के। जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हो, कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम। एक कार है मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट। सो एक कार है जो ईस्ट के अलोंग जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसे आप कहोगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स। आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है, हमने जो कुछ भी कभी कैलकुलेट किया है लॉज ऑफ मोशन में, वो सब हमने इनर्शियल फ्रेम्स के लिए किया है। न्यूटन्स लॉज जो हमने यूज किए आज तक, दे आर वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम्स ओनली। सो न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन के लॉज वैलिड होंगे। तो जो कुछ भी हमने आज तक किया सब इनर्शियल फ्रेम्स में किया। दूसरे टाइप का जो फ्रेम था उसका नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हम उन फ्रेम्स को कहते हैं जो फ्रेम्स अर्थ के रिस्पेक्ट में या तो एक्सेलरेट कर रहे हो या रोटेट कर रहे हो। तो फ्रेम्स एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जो फ्रेम्स अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट करते हैं या अर्थ के रिस्पेक्ट में रोटेट करना शुरू कर देते हैं, उन फ्रेम्स को आप कहोगे दोज फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई एक राइड है जो रोटेट कर रही है ना, रोटेटिंग कोई राइड ले लीजिए, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। कार accelerating with let's say 3 meter per second square, कार एक्सेलरेट कर रही है, एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स के लॉज आप यूज नहीं कर सकते, न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। मैं भी आपको ये पूरा करके दिखाऊंगा कि न्यूटन्स लॉज कैसे फेल हो जाते हैं। पहले कुछ स्टेप्स हैं उसको लिख लीजिए। न्यूटन ने जो लॉज दिए थे दे आर वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम्स ओनली। उन्होंने कहा था कि जो भी आप लॉज हैं न्यूटन्स लॉज, वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए न्यूटन्स लॉज नहीं है। आप जब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज लगाना शुरू करोगे तो आपके आंसर्स गलत आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास और कोई थ्योरी नहीं है। लाइक थ्योरी तो बहुत है, लेकिन सिलेबस में 11-12 के सिलेबस में सिर्फ एक ही थ्योरी होती है, दैट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आपको अप्लाई तो वही करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉज अप्लाई करना है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक वर्चुअल फोर्स यूज करनी होगी,
एक हाइपोथेटिकल फोर्स यूज करनी होगी जिसे सूडो फोर्स कहते हैं. टू यूज न्यूटन्स लॉज in non-inertial frames, we use pseudo force. नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज यूज करने के लिए आप जो फोर्स यूज करेंगे दैट इज नोन एज सूडो फोर्स. थोड़ा सा सूडो फोर्स के बारे में बताता हूं, फिर मैं दिखाता हूं कि कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते और सूडो फोर्स यूज करने के बाद ये लॉज वैलिड हो जाएंगे. आप लिख लीजिएगा, अभी आ जाऊंगा मैं पीछे वाली स्लाइड्स पर. पहले जरा ये ना एक टॉपिक खत्म होने दो, सुन लो पहले. सूडो फोर्स. सूडो फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका है एफ सूडो इज इट्स मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी पर भी आप सूडो फोर्स ले रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं लेते, फ्रेम का एक्सेलरेशन लेते. इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट to acceleration of flame. It's opposite to the acceleration of flame. एक चीज और याद रखिएगा, सूडो फोर्स किसमें एक्ट करती है? सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में. एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए सूडो फोर्स के लिए. भाई मान लीजिए ये ब्लॉक है एक, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है. द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस ब्लॉक पर आपने एक बॉडी रख दी, बॉडी ऑफ 10 kg. आपको इस बॉडी के ऊपर देखना है सूडो फोर्स कितनी एक्ट करेगी और कहां एक्ट करेगी. भाई ये फ्रेम राइट में एक्सेलरेट हो रहा है, तो बॉडी पर जो सूडो फोर्स एक्ट करेगी वो पीछे एक्ट करेगी. जो सूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो सूडो फोर्स पीछे एक्ट कर रही होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन. यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है. अच्छा एक चीज और देखते हैं, दो ऑब्जर्वर्स हैं. एक ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पर, दिस इज ऑब्जर्वर 1, ये ऑब्जर्वर 2 है. ऑब्जर्वर 1 कोई भी सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ऑब्जर्वर 1 के लिए 10 kg पर कोई सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगी. ऑब्जर्वर 1 ग्राउंड पर है, ग्राउंड इज इनर्शियल फ्रेम. ऑब्जर्वर 1 के लिए इसके ऊपर कोई फोर्स, कोई सूडो फोर्स नहीं कैलकुलेट करेगा. इसके लिए इसके ऊपर कोई सूडो फोर्स नहीं है. सूडो फोर्स कौन ऑब्जर्व करेगा? ऑब्जर्वर 2, क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में. दोबारा कह रहा हूं, ऑब्जर्वर 1 इज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है. जब ऑब्जर्वर 1 इसे देखेगा तो कोई नॉन सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है. सूडो फोर्स ये ऑब्जर्व करेगा. तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, सूडो फोर्स ऑन 10 kg मास, 10 kg मास पर जो सूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो सूडो फोर्स होगी 10 into 2 which is equal to 20 न्यूटन. और ये सूडो फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. फ्रेम अगर राइट में एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में जा रही है. ये ऐसे आप सूडो फोर्स कैलकुलेट करते हैं. मैं फिर कह रहा हूं, ये सूडो फोर्स नहीं ऑब्जर्व करेगा, ये सूडो फोर्स ऑब्जर्व करेगा. अब ये एक एग्जाम्पल देखिए. इस एग्जाम्पल में आप ये दिख जाएगा आपको कि सूडो फोर्स के बिना अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉस लगाने की कोशिश करेंगे तो आंसर्स गलत आते हैं. और यहीं से आप जरा सूडो फोर्स अप्लाई करना भी सीख जाओगे. एक लिफ्ट है, ये मैंने आपको कल भी कराया था. इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन लगी हुई है. ये वही है जो मैंने कल कराया था. मुझे उम्मीद है कि 24 घंटे हुए होंगे. अभी 24 घंटे में तो नहीं भूल रहे होगे तुम. वेइंग मशीन है. वेइंग मशीन पर आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया. नीचे वेट एक्ट कर रहा है आदमी का m, ऊपर इस पर एक नॉर्मल एक्शन एक्ट कर रही है और ये मशीन ऊपर जा रही है. ये पूरी जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन.
मैंने कल भी सिखाया था कि वेइंग मशीन की रीडिंग नॉर्मली एक्शन होती है। पहले एक ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पर खड़ा है। कल भी हमने ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में किया था। मैं सॉल्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसे लगेगा भाई दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बॉडी ऊपर जा रही है, तो वैसे तो लिखेगा इसकी इक्वेशन n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो कहेगा भाई नॉर्मल एक्शन जो आ रहा होगा मैन पर, जो एक्ट कर रहा होगा, दैट्स एम जी प्लस एम ए। दिस इज द नॉर्मल एक्शन ऑन द मैन इन द लिफ्ट एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स। ये हमने कल किया था। अब आज ये सीखा है कि अगर मैं इस मैन को इस लिफ्ट में बिठा दूं, अगर इस आदमी को मैं उठाकर इस लिफ्ट में बिठा दूं तो क्या होगा। ये आपकी वेइंग मशीन है पहले की तरह, ये आदमी खड़ा है, मास इसका बी स्मॉल एम है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेकिन अब जो ऑब्जर्वर है ना वो ऑब्जर्वर लिफ्ट में, ये खड़ा है ऑब्जर्वर, दिस इज योर ऑब्जर्वर, ये देख रहा है यहां से। So, अब सारी कहानी सॉल्व हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन लिफ्ट। लिफ्ट एक्सिलरेट कर रही है, मींस आपका ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। लिफ्ट अगर एक्सिलरेट करती है तो आपका जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करके देखते हैं बिना सूडो फोर्स के क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है। मैन का वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg, एक नॉर्मल एक्शन एक्ट कर रहा है n, और इसे मैन कहीं जाता हुआ नहीं दिखेगा। एक्सिलरेशन ऑफ मैन with respect to observer in lift, with respect to observer in lift is zero। मैन का एक्सेलरेशन ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर लिफ्ट में है इज जीरो। कोई एक्सेलरेशन नहीं है मैन का विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन द लिफ्ट। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे आप ऐसे लिखोगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो। बड़ी कॉमन सी बात है जीरो एक्सेलरेशन की। अगर आप लिफ्ट में खड़े हो, सामने वाला आदमी रेस्ट में ही तो दिखेगा, कोई एक्सेलरेशन थोड़ा दिखेगा उसका। तो यहां से n आ गया विच इज इक्वल टू एम जी, जो कि गलत है। आपको पता है सही आंसर क्या होता है, mg प्लस एम ए होता है। ये गलत आ रहा है क्योंकि आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज लगा दी, ये शो कर रहा है ये गलत आंसर है, इट्स रॉन्ग। कि न्यूटन्स लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड ही नहीं होते। लेकिन आप कहते हो नहीं लगाना ही है, तो आप एक काम करोगे, आप क्या करोगे, आप कहोगे होगे अब मुझे सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। तो अब आपने ये वेइंग मशीन ली, इसके ऊपर इस आदमी को खड़ा कर दिया, इस आदमी पर फोर्सेस एक्ट कर रही थी, इसका वेट एक्ट कर रहा था mg नीचे, नॉर्मली एक्शन ऊपर एक्ट कर रहा था। ये आपको ऑब्जर्वर खड़ा है, लेकिन अब सूडो फोर्स लेनी होगी। लिफ्ट ऊपर जा रही है विद इन एक्सेलरेशन है, सूडो फोर्स नीचे एक्ट करेगी एफ सूडो। अब सॉल्व करके देखते हैं, एक फोर्स बढ़ गई, n माइनस एम जी माइनस एफ सूडो इज इक्वल टू मास, और मैन का एक्सेलरेशन अब भी जीरो। सूडो फोर्स अभी अभी सिखाई थी आपको, सूडो फोर्स होती है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम क्या है, लिफ्ट, लिफ्ट का एक्सेलरेशन इज ए, तो एन आ गया एम जी प्लस एम ए। अब सही आंसर। तो जैसे ही आपने ऑब्जर्वर को लिफ्ट में बिठा दिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बिठा दिया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन सही आ गया, इट्स एम जी प्लस एम ए। तो अगर आप अपने ऑब्जर्वर को किसी ऐसे फ्रेम में बिठाना चाहते हो जो फ्रेम एक्सिलरेट कर रहा है, तो जरूरी है कि आप सूडो फोर्स यूज करें, अदरवाइज आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। सो सूडो फोर्स में इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और टाइप की सूडो फोर्स थी जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते थे, वो करेंगे डिस्कस। कुछ न्यूमेरिकल्स देखो। तो देखो ये सिस्टम दिया हुआ है, रॉड है, एक बीड लगा दी भाई, बीड ये सर्कल सा लगा हुआ है उस पर, बीड सरकता सरकता नीचे आ रहा है, रॉड एक्सिलरेट कर रही है। ऑब्जर्वर को यहां बिठा दो तो कहानी आसान हो जाएगी। यहां ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं और देखते हैं कि इसकी दुनिया कैसी है, क्या क्या लग रहा है इसे। इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो बीड है ये नीचे स्लाइड करता हुआ जा रहा है विद एन एक्सिलरेशन a1। बीड नीचे स्लाइड करता हुआ जा रहा है a1 एक्सिलरेशन के साथ।
बीट का वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, अगर मास m है तो बीट का वेट एक्ट कर रहा होगा mg। एक नॉर्मल रिएक्शन यहां एक्ट कर रहा होगा विच इज n। रॉड राइट में एक्सिलरेट कर रही है, फ्रेम राइट में एक्सिलरेट कर रहा है, तो लेफ्ट में एक सूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी विच इज एफ सूडो। ये सारी फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रही है। अब आपको पता है कि भाई ये इंक्लाइंड है, तो यहां पर आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा वेट को। वेट के आप दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक कंपोनेंट आप यहां लेंगे जिसे आप कहते हैं mg, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, आप कहोगे दिस इज mg cos अल्फा, और आप कहोगे यहां पर भी नीचे एक एक्ट कर रहा है विच इज mg sin अल्फा। ये नॉर्मल एक्शन है और ये a1 एक्सिलरेशन से बीट नीचे आता चला जा रहा है। मैं फिर ले रहा हूं, व्हाट इज a1? a1 इज एक्सिलरेशन ऑफ बीट with respect to observer on rod। रॉड वाला ऑब्जर्वर देख रहा है, ग्राउंड वाला नहीं। रॉड वाले के लिए पूछा है कि रॉड वाले को लग रहा है कि ये बीट सरकता हुआ नीचे आ रहा है। सो इसे सॉल्व करना देखो आसान सा काम है। एन और mg cos अल्फा तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, इससे तो कोई भला होगा नहीं। सूडो फोर्स शायद काम आ जाए आपके कि ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो आप fs के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा सूडो फोर्स का, जिसे हम कह देंगे fs cos अल्फा। एक कंपोनेंट यहां चला जाएगा सूडो फोर्स का, जिसे हम कह देंगे fs sin अल्फा। सूडो फोर्स एक्ट कर रही है ना, इसके हमने ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ऑल्टरनेट एंगल्स कंपोनेंट्स ले रही है। आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए तो सिर्फ उन चीजों से फर्क पड़ेगा जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्ट कर रही है। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्सेस क्या, mg sin अल्फा, fs cos अल्फा, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और मास a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे mg sin अल्फा प्लस fs cos अल्फा is equal to mass into the acceleration a1 cos अल्फा, अल्फा अल्फा नॉट थीटा, अल्फा, ये भी अल्फा है। So this is mg sin alpha, fs pseudo force कितनी है, mass into acceleration cos alpha, which is equal to m into a1। m m m cancel हो गया, so you have g sin alpha plus a cos alpha is equal to a1। तो ये एक्सेलरेशन है, g sin alpha plus a cos alpha is a1, जिस एक्सेलरेशन से ये बीट धीरे धीरे सटता हुआ नीचे आ रहा होगा। तो कुछ ऐसे आप सूडो फोर्स यूज करते हैं। प्रॉब्लम आसान हो जाती है कई बार अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बॉडी को बिठा देते हो। ग्राउंड वाले फ्रेम में अक्सर जब इतने सारे एक्सेलरेशंस होते हैं तो चीजें टफ हो जाती हैं। यहां ले जाकर बिठा दो, सूडो फोर्स की हेल्प से आसानी से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन नहीं है, आपने जो अभी पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन टेंशन, उसमें एक सूडो फोर्स मैंने ऐड कर दी पुली के साथ। बस मैं ऐड करता चला जा रहा हूं, जो भी आप सीखते जा रहे हो उसको आगे सिस्टम में ऐड करता चला जा रहा हूं। बस आखिरी जो प्रॉब्लम मैं कराऊंगा उसमें कई पुली आ जाएंगी, फ्रिक्शन, स्प्रिंग सब आ जाएगा और उसी के साथ लॉस ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। जो सीखा है अब तक उसे ईमानदारी से अप्लाई करते चले जाओ, ये सिस्टम दिया हुआ है। चलो चलिए भाई मैं सॉल्व करता हूं। अब देखिए, जब आप ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वेज यहां एक्सिलरेट करना शुरू करेगा। ठीक है, कैस्पल सही आ रहा है, करेक्ट आंसर बी है। मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको एफ नहीं पता, अगर फोर्स पता होती तो एक्सिलरेशन लिखना बड़ा आसान काम होता। फोर्स पता नहीं है तो आप क्या करो, अपने ऑब्जर्वर को यहां बिठा दो,
ये बिठा दो अपना ऑब्जर्वर, यहां बिठा दो, ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। एक एक बॉडी को ढंग से एनालाइज करो। स्मॉल एम को देखो क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन टी एक्ट कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट कर रही है विच इज एम है, कहानी खत्म। ये एम हो गया, बस दो फोर्सेस, नीचे वेट और नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा, मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टली देखते हैं, यहां देखो, यहां टेंशन एक्ट कर रही है टी, यहां वेट एक्ट कर रहा है एम प्राइम जी। हॉरिजॉन्टली एक आपका जरूर एक्ट कर रहा होगा, यहां पर सूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी, नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। जरूरत नहीं है तो मैं नहीं ले रहा, मैं रेड से वो फोर्सेस दिखा रहा हूं जो एक्ट कर रही हैं, बट जरूरत नहीं है तो मैं नहीं कंसीडर कर रहा। ये और ये नॉर्मली एक्शन N1 मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा। ये सूडो फोर्स और ये नॉर्मली एक्शन N2 मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा। मुझे सिर्फ इससे काम चल जाएगा और इससे चल जाएगा। ये कहीं नहीं मूव कर रहा, कह रहा है ब्लॉक्स डू नॉट स्लाइड रिलेटिव टू वेज, ब्लॉक्स रेस्ट में। ब्लॉक जैसी रेस्ट में दिखे आपको, आपके दिमाग में जाना चाहिए अच्छा हॉरिजॉन्टली जो फोर्स एक्ट कर रही है वो बैलेंस कर जाएगी। स्मॉल एम का अगर मैं एफबीडी बना लूं, मैं आपसे कहूं कि स्मॉल एम कहीं नहीं जा रहा यार, वेज के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जा रहा, तो तुम ऐसे लिखोगे कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। ऐसी अगर मैं तुम्हें एम प्राइम का एफबीडी बनाकर दिखाऊं, मैं तुमसे कहूं कि एक टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और ये कहीं नहीं जा रहा। कहीं नहीं जाने का क्या मतलब है, जितना ऊपर उतना नीचे। m prime g, that second equation you can equate 1 and 2. When you equate 1 and 2, देखिए आपको क्या मिलेगा, you will get ma is equal to m prime g, you will get a is equal to m prime by mg। ये एक्सेलरेशन है भाई, ये एक्सेलरेशन, इट्स m prime by mg। फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद कह रहा है फोर्स, देखो कितना आसान काम है भाई। फोर्स क्या होगा, सिस्टम का टोटल मास m प्लस स्मॉल m प्लस m प्राइम मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इतनी सी प्रॉब्लम थी। अच्छा, इसके बाद मुझे कराना तो था मल्टीपल पुली प्रॉब्लम, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ पहले स्प्रिंग करा दूं, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि आज मल्टीपल पुली प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। आज मैं स्प्रिंग खत्म कर दूंगा। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग क्या चीज है, स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग समझिए, स्प्रिंग क्या चीज है। भैया आपने एक स्प्रिंग ले ली, स्प्रिंग के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट के। आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सरफेस कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू, स्ट्रिंग वायर कैसे फोर्स एक्सर्ट करती है, टेंशन एक्सर्ट करती है। और आपने क्या पढ़ा, सूडो फोर्स पढ़ी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स एक्ट करती है। अब आपको यह सीखना है कि स्प्रिंग कैसे करती है। तो स्प्रिंग में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। स्प्रिंग कांस्टेंट डिसाइड करता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ये डिसाइड करता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये आपको बताता है कि आपकी स्प्रिंग कितनी ज्यादा स्टिफ होगी, कितनी सख्त है स्प्रिंग आपकी, कितनी ज्यादा स्टिफ है, ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताएगा, स्टिफनेस बताएगा आपको स्प्रिंग की, दैट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग में फोर्सेस कौन सी एक्ट करती हैं भाई, आपने स्प्रिंग ली, ये स्प्रिंग से ये मास अटैच किया आपने, आपने या रुक जाइए, स्प्रिंग को आपने, ऐसी थी स्प्रिंग, अब आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दिया, आपने स्ट्रेच कर दिया, ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर दिया, एलोंगेट कर दिया, तो क्या होगा, स्प्रिंग कोशिश करेगा दोबारा से उसी जगह आने में जहां से वो चली थी, मतलब दोबारा से अपनी कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए।
बड़ी नेचुरल सी बात है कि पहले इतनी सी थी, आपने लॉन्गेट कर दिया, तो ये कोशिश करेगी कंप्रेस हो जाए। मींस यहां पर इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो स्प्रिंग के अंदर ये रीस्टोरिंग फोर्स है जो काम की हो जाती है। तो स्प्रिंग के अंदर ये एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है जो इसे दोबारा वहीं ले आती है जहां से ये स्प्रिंग चली होती है, अगर आपने इसे एलोंगेट कर दिया, इसे एलोंगेट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं एक आध चीज और आपको दिखाऊं, जैसे मैं स्प्रिंग को ना ऐसे रखता हूं, स्प्रिंग को मैंने ऐसे रख दिया, आपने क्या किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, ऐसे करके स्ट्रेच कर दिया। तो जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया ना, तो स्प्रिंग क्या करेगी, कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। जिस फोर्स की वजह से कंप्रेस होने की कोशिश करेगी उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो स्प्रिंग में ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी। तो हर सिस्टम के लिए पहले ये चीज आनी चाहिए, सिस्टम में फोर्स कौन सी डेवलप होती है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। उसके बाद उस रीस्टोरिंग फोर्स को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लिखते हैं, माइनस ऑफ के इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्सटेंशन या एलोंगेशन स्प्रिंग में जो हुआ होगा, या स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हुआ होगा। एलोंगेशन हुआ होगा या कंप्रेशन जो स्प्रिंग में हुआ होगा, उसे एक्स कहते हैं। यहां थी, इतना खींच दिया, यहां थी ना, इतना खींच दिया, ये एक्सटेंशन एलोंगेशन है। या कंप्रेस कर दिया आपने स्प्रिंग को, आपने क्या किया, ये ओरिजिनली आपकी स्प्रिंग थी, आपने कंप्रेस कर दी स्प्रिंग, ऐसे कर दी। तो ये क्या कोशिश करेगी, एलोंगेट होने की कोशिश करेगी। भाई एलोंगेट होने का मतलब है ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो ये थी आपकी एलोंगेटेड स्प्रिंग, एलोंगेटेड स्प्रिंग, और ये थी आपकी कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग आपके सिलेबस में दो बार आती है। एक बार यहां थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, फिर स्प्रिंग एक बार आती है जब आप एसएचएम में पढ़ते हैं। तो स्प्रिंग में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, डबल मास प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब एसएचएम के लिए, क्योंकि वहां टाइम पीरियड पूछेगा, फ्रीक्वेंसी पूछेगा, तो वो एसएचएम के लिए बची हुई है। अभी तो बस एफबीडी में स्प्रिंग आएगी, वो आपको आनी चाहिए, उसके लिए काम। तो फिर से स्प्रिंग, जब भी स्प्रिंग का नाम आए, तीन चीजें आनी चाहिए दिमाग में। पहला, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस ऑफ के एक्स, वेयर एक्स इज elongation और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तीसरा, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर स्प्रिंग को elongate कर दिया तो वो कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी। कंप्रेस कर दिया तो elongate होने की कोशिश करेगी, ये डायरेक्शन हो जाएगा। सो बड़ी एक सिंपल सी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे स्प्रिंग में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते चले जाएंगे। सो ये आपने स्प्रिंग ली, इस स्प्रिंग से आपने एक मास अटैच किया, और मास अटैच करने के बाद मान लीजिए आपने मास अटैच किया 10 केजी का, और ये स्प्रिंग इतनी स्ट्रेच हो गई बाय सम अमाउंट ऑफ, लेट्स से 5 सेंटीमीटर से स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है और इक्विलिब्रियम में आ जाती है। वो कहता है स्प्रिंग कांस्टेंट बता दो, कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट if it comes to rest after being stretched by 5 सेंटीमीटर। 10G तो नीचे एक्ट कर रहा होगा, अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है ना, तो ये क्या कोशिश करेगी, कंप्रेस होने की। तो ऊपर इस स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी।
तो जब आप इक्विलिब्रियम लोगे तो इक्विलिब्रियम में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है और एक वेट एक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स होती है के एक्स, वेट हो गया 10 × 10। एक्स 5 सेंटीमीटर है भाई, मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 0.05 इज इक्वल टू 100। सो के कितना आ गया, 100 बाय 0.05। सो के कितना आ गया, इट्स 2000 न्यूटन पर मीटर। ये के बताएगा स्प्रिंग जो है ना आपकी कितनी स्टिफ है। जितनी ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग होगी के की वैल्यू उतनी ज्यादा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग बहुत स्टिफ है। भाई एक स्प्रिंग होती है जो आप पेन में यूज करते हैं ना, पेन आता है, पेन में भी स्प्रिंग लगी होती है, एक वो स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग है जिसे आप कार का शॉकर कहते हो, शॉकर भी तो स्प्रिंग है। दोनों में फर्क क्या है, द फर्क इज ऑफ स्टिफनेस। कार के शॉकर की स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, पेन की स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, ये फर्क है दोनों में। एसआई यूनिट लिख लीजिएगा, मैंने के की एसआई यूनिट नहीं लिखी थी, यहां एसआई यूनिट ऑफ के लिख लीजिएगा, न्यूटन पर मीटर। के की एसआई यूनिट है, ये जो के आ रहा है ना, इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर। जितनी स्टिफ स्प्रिंग होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं स्ट्रिंग को काट देता हूं, जैसे ही मैं स्ट्रिंग को काटूंगा टेंशन जीरो हो जाएगी। स्ट्रिंग ली मैंने, वायर ली, जैसे ही मैं वायर को काटूंगा टेंशन जीरो हो जाएगी। लेकिन स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होती, जीरो होने में कुछ टाइम लग जाता है। यह स्टेटमेंट बड़ा ढंग से पढ़ना, कई न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। टेंशन कैन रिड्यूस टू जीरो instantaneously on cutting the string. स्ट्रिंग को काटते ही टेंशन जीरो हो जाएगी, बट restoring force in spring reduce to zero after few seconds, कुछ सेकंड्स के बाद होती है, लैग आता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से जीरो हो जाएगी, जीरो होने में वक्त लगता है, स्प्रिंग को दोबारा वहां आने में वक्त लगता है, लैग होता है। ये लाइनें से अंडरलाइन करना, ये सेंटेंस न्यूमेरिकल को शेप करेगा। भाई देखिए सुनिए, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रिंग काटने से पहले और काटने के बाद की कहानी देखते हैं। बिफोर, ये है स्ट्रिंग, ये वाली, बिफोर कटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को काटने से पहले और स्ट्रिंग को काट देने के बाद की कहानी में देखना है क्या अंतर है, क्या फर्क आता है। तो स्ट्रिंग को काटने से पहले अगर आप देखोगे, तब तो मेरे ख्याल से मैं ना भी लिखूं तब भी तुम्हें दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग को काटने से पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और यहां पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग में एक टेंशन टी एक्ट कर रही है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है 2 mg, स्प्रिंग खींच रही है, तो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही होगी, एफ आर। ऐसे स्मॉल एम देखूं तो यहां पर एक फोर्स mg एक्ट कर रही है,
और यहाँ एक रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर एक्ट कर रही है। तो अगर मैं इस 2m का FBD बनाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा T जो है दैट इज इक्वल टू 2mg प्लस रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स को kx लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2mg प्लस kx। ये हो गई पहली इक्वेशन। यहां देखिए एफ आर एम जी के इक्वल है, kx इज इक्वल टू mg। पूरी खिंचती है तो ही पूरी पूरी स्प्रिंग पूरी खिंचती है दोनों साइड से। आप इतनी थी ना, ये साइज था, इतना हो गया दोनों तरफ से, तो कंप्रेस होने की कोशिश करेगी इधर से भी और इधर से भी। सो ये थी तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन 2। ये तब था जब कट नहीं हुई थी, आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग काट दिया आपने, यहां से काट दिया, ये एस को लेकर यहां से काट दिया। मुझे बताओगे क्या फर्क पड़ेगा 1 और 2 में? टेंशन जीरो, और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंशन जीरो, तो ये जो 2m है ना, मैं ड्रॉ भी करके दिखा दूं। यहां इंस्टेंटेनियस और लैग वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। ये था, यहां आपने लगाया 2m, यहां पर आपने ये लगाया m, ये थी टेंशन T, ये तो काटते ही जीरो हो गई, खत्म हो गई। तो ये वाला मास नीचे आएगा 2a एक्सीलरेशन से। इस वाले मास पे बताओगे क्या कोई फर्क पड़ेगा? जिस इंस्टेंट पर काटा है उस इंस्टेंट पर क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? अरे भाई बताइए, क्या आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? इस पर नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क। इस पे कोई टेंशन थोड़ी ना एक्ट कर रही है, इस पे तो सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट इस पर पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? इसका वेट तो नीचे एक्ट कर ही रहा था 2mg, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही थी। अब ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो अब 2m की इक्वेशन हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है प्लस 2mg का वेट एक्ट कर रहा है, और ये 2m ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो यहां से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एफ आर की जगह आप mg रख दीजिए, यहां से एफ आर की जगह आप mg रख सकते हैं। इसको मैं थर्ड कह देता हूं, 2 को थर्ड में रख दीजिए। एफ आर है ना kx, इसकी जगह mg रख दीजिए। mg प्लस 2mg इज इक्वल टू 2m। ये अभी भी हवा में लटका रहेगा। जिस इंस्टेंट पर काटा है ये एक्सीलरेट करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो अपनी जगह रहेगा। कुछ टाइम के बाद फिर गिरना शुरू होगा। तो आपका सॉरी, ये आ गया 3g/2 इज द एक्सीलरेशन। ये वाला जिस इंस्टेंट पर काटा है ये एकदम से नीचे गिरने लगेगा 3g/2 से, ये थोड़ा रहेगा वही, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के बाद ये नीचे आना शुरू करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था उसको ऐसे न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। कहीं काट दे स्ट्रिंग, स्प्रिंग काट दे, तो ख्याल रखना टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो होती है, स्प्रिंग फोर्स पर इंस्टेंटेनियसली जीरो पर फर्क नहीं पड़ता।